मेरी आवाज सबको आ रही है? क्लियरली सुनाई दे रहा है? स्क्रीन शेयर हो रहा है तो रिप्लाई कीजिए। यस मैम। ओके। तो इस अभिज्ञान शाकुंतलम के श्लोक संख्या 21 में, इसके पहले मैं इसको पढ़ा चुकी हूँ, इसको मैं दोबारा आपको बता रही हूँ कि यह श्लोक ऐसा है, ऐसा प्रसंग है जिसमें नायक दुष्यंत और नायिका शकुंतला दोनों साथ साथ होते हैं। यहीं से उनका स्टार्ट होता है और राजा दुष्यंत शकुंतला के लिए, उसकी सुंदरता के लिए बहुत सारे श्लोक कहते हैं। तो लगभग 2-3 श्लोक उसी के अकॉर्डिंग ही है। इसमें आप देखेंगी श्लोक संख्या 21 में, नायिका आपको पता है ना, नायिका का नाम शकुंतला है। और नाटक की एक खास बात ये होती है कि उसमें नायिका संस्कृत का प्रयोग नहीं करके प्राकृत में बोलती है। अगर नायिका कोई भी शब्द बोलेगी तो वो संस्कृत में नहीं होगा, वो प्राकृत में होगा। ये चीज आप लोग जानते थे? नहीं जानते थे ना? नो मैम। हाँ, आपने बताया था एक बार वैसे। हाँ, वेरी गुड। तो अब जो है ये जितने भी संवाद आएंगे शकुंतला वाले, तो वो गद्य थोड़ा सा पढ़कर देखिएगा आप लोग, तो आपको दिखेगा कि वो संस्कृत का प्रयोग नहीं कर रही है, प्राकृत में बोल रही है। और चूंकि नाटक का लिखा गया है तो उसे संस्कृत में अनुवाद किया गया है। तो अधरः किसलय राग कोमल बिटप अनुकारिणी बाहु कुसुम मेव लोभनीय यौवन मंगेशु सन्नद्धम। अब उसके होंठ हैं वो बिल्कुल लाल हैं, नवीन पत्तों के समान। उसकी जो भुजाएं हैं वो बहुत कोमल है, बिल्कुल बिट की यानी कि पादप की शाखाओं के समान। और उसके शरीर का जो यौवन है वह फूल के समान प्रकट हो रहा है। यानी कि शकुंतला अति सुंदरी है और राजा उसके अप्रतिम सौंदर्य के बारे में बता रहे हैं। आपको ये चीज ध्यान रखना है कि जितने भी इसके पात्र हैं उसका कैरेक्टर अच्छे से समझ लेना कि क्या बताया जा रहा है उन पात्रों के बारे में, क्या खास बात है। ठीक है, जैसे प्रियंवदा है, उसका कैरेक्टर कैसे, अनुसुईया का कैसा है। कभी कभी परीक्षाओं में उन दोनों को भी पूछ लेता है, नायक नायिका को ना पूछ के। कर्ण का चरित्र चित्रण और विदूषक का, ये 4-5 ऐसे कैरेक्टर हैं जिनका आपको कैरेक्टर स्केच करना आना चाहिए, जिससे आप बता सके। या कोई श्लोक याद रखिए, उससे रिलेटेड श्लोक डालेंगी तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे और वो बहुत प्रभावशाली भी होगा। तो इस चीज का आप ध्यान रखोगे। उसके बाद 22वां श्लोक है, और एक चीज आप ये भी ध्यान रखोगे, आपकी कॉपियां बननी चाहिए, तभी सब कुछ सही होगा। इस सूक्ति के बारे में मैंने कहा था, जो 22वां श्लोक है वो सूक्ति के रूप में प्रसिद्ध है। अब सूक्ति क्या होती है इस चीज को समझ लीजिए। सूक्ति का तात्पर्य होता है सुंदर उक्ति, यानी कि ऐसा कथन जो विशेष रूप से कहा जाए और जिसका जीवन से संबंध हो, उसे हम सूक्ति कहते हैं। सूक्ति की एक और विशेषता होती है कि वह एक ही साथ कई अर्थों को लिए हुए होती है। यानी कि अगर एक लाइन का अगर सूक्ति है तो उसका अर्थ निश्चित रूप से 4 लाइनों में होगा, यानी कि वो पूरे श्लोक को समाहित की रहती है। विशेषतः जो सूक्ति होती है वो श्लोक के आखिरी लाइन को ही गिना जाता है। जैसे कि इस उदाहरण में देखिए, श्लोक संख्या 22 में, असंशयम शत्र परिग्रह क्षमा यद आर्य अस्याम अभिलाषी में मना सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाण अंतःकरण प्रवृत्तियां। इस श्लोक में आखिरी के 2 लाइन यानी कि सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु और प्रमाण अंतःकरण प्रवृत्तियां, ये सूक्ति के रूप में है, यानी कि 2 लाइन। और इन 2 लाइनों में शेष 2 लाइन जो बचे हुए हैं वो उसी को समाहित किया है। यानी कि जब आप सूक्ति को एक्सप्लेन करेंगी तो आप इस श्लोक का पूरा सार बताएंगे कि श्लोक में क्या बताया गया। इस और फिर उसके बाद उस सूक्ति का व्यवहारिक महत्व क्या है, समाज में क्या महत्व है, आप उसका किस प्रकार से यूज करती है, किस रूप में देखती हैं। जैसा कि ऐसे आप लिख सकती हैं कि सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाण अंतःकरण प्रवृत्तियां। राजा दुष्यंत कह रहे हैं
कि जब किसी विषय के संबंध में हमें कोई संदेह होता है, तो ऐसे परिस्थिति में अपना अंतःकरण की प्रवृत्तियां ही प्रमाण होती हैं, यानी हम अंतःकरण से ही पूछ सकते हैं। जैसा कि जीवन में भी प्रायः देखा गया है कि जब हमें किसी चीज में कोई शंका उत्पन्न होती है और हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता है, तब हम उसको चयन करने के लिए अपने अंतः मन से कहते हैं, यानी अंतः मन हमारा कहता है जो, वो काम करते हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि आपका मन क्या कह रहा है, आप खुद सोच कर बताओ। जैसे कि किसी के संबंध में अगर कोई कठिन डिसीजन लेना हो, तो पूछा जाता है कि आप खुद का मन क्या है। तो हम अपने अंतःकरण से अच्छे तरीके से, अच्छे भाव से जो सोचते हैं, तो वो प्रकट होता है। तो जब भी कोई संदेह हो तो अपनी अंतःकरण ही एक प्रमाण के रूप में होती है। यहाँ पर जो दुष्यंत है, उनका अंतःकरण शकुंतला को चाहता है, इसलिए वो बार बार ऐसा सोच रहे हैं कि वो निश्चित रूप से क्षत्रिय के द्वारा परिग्रह के योग्य है, यानी क्षत्रिय के विवाह करने योग्य है। तो उनका अंतःकरण ये कह रहा है कि ऐसा होगा, और वास्तव में नाटक में ऐसा था, क्योंकि वो विश्वामित्र क्षत्रिय थे, उनकी पुत्री थी, मेनका और विश्वामित्र की पुत्री थी। तो इस आधार पे शकुंतला भी क्षत्रिय थी। तो कर्ण ने उन्हें केवल पाला था, वो एक औरस कन्या थी, उनके द्वारा पाली गई थी। क्योंकि मेनका जो कि अप्सरा थी, वो धरती पे नहीं रह सकती थी, तो उसने अपनी शकुंतला यानी अपनी पुत्री को जंगल में छोड़ दिया था, और वह मोर इत्यादि के द्वारा पाली गई, मतलब मोरों ने उसका संरक्षण किया। शकुंतो मतलब शकुंतो के द्वारा उसका संरक्षण हुआ, इसलिए उसका नाम शकुंतला पड़ा। फिर राजा कर्ण ने जब उपवन में उसे देखा, तो वो उसे अपने घर लाए और उसे पाल पोस के बड़ा किया। तो इस तरह से उनको शंका हुई कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी सुंदर लड़की और वन में हो, ये निश्चित रूप से कोई ये क्षत्रिय कन्या ही है, और उनका अनुमान सही भी निकला। तो सूक्तियों का इस रूप में भी महत्व होता है। अब 23वां भी इसके संबंध में मैंने बताया था कि यह शकुंतला कैसे दिखती, बहुत सरल श्लोक है, और इस श्लोक की खास बात यही है कि आप इसे रीड करोगे, इसका भाव तुरंत ही समझ में आएगा। तो ऐसे श्लोक याद भी करने चाहिए, क्योंकि जब हम कभी भी कोई भी पुस्तक पढ़ते हैं, किसी भी नाटक को, महाकाव्य को, किसी को भी पढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से हमें उसके 2 श्लोक कंठस्थ होना चाहिए। तो उसके आपके कई फायदे हैं। वो श्लोक जब कभी भी लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप उस श्लोक को देखकर उसकी व्याख्या कर सकती हैं। जैसे कि मान लीजिए आप पूछा गया कि अभिज्ञान शाकुंतलम के नाट्यगत सौंदर्य विवेचित कीजिए, या फिर अभिज्ञान या कालिदास की नाटक विशेषता क्या है। तो आप उनकी जब विशेषताएं लिखेंगे कि वो बहुत अच्छे प्रकृति प्रेमी थे, और उन्होंने उपमा का प्रयोग किया, उन्होंने बहुत अच्छा वर्णन किया, वो एक कलात्मक पारखी थे, तो आप कोई भी श्लोक उसमें डाल सकती हैं। तो उसके लिए आपका एक क्वेश्चन भी पक्का हो जाता है, और एक इम्प्रेसिव आप श्लोक रटी रहेंगी, तो वो श्लोक लिखने के कारण आपका उत्तर भी प्रभावशाली रहेगा। और दूसरा फायदा ये है कि इस कॉलेज में हमेशा श्लोक प्रतियोगिता कराई जाती है, ओरल ओरल भी, रिटन भी, कई तरीके से। तो आपका अगर याद की रहेंगे तो वो आपका काम देगा। अब सब कुछ यहाँ पे इस साल ऑनलाइन है, तो इस प्रतियोगिता भी ऑनलाइन ही आयोजित होगी। तो निश्चित रूप से आप अगर श्लोक तैयार करेंगे, श्लोक वाचन प्रतियोगिता में आपको सर्टिफिकेट मिल सकता है, और आप बहुत अच्छा इस क्षेत्र में कर सकती हैं। तो आपको निश्चित रूप से, मैं हमेशा हर बच्चों से कहती हूँ कि हमेशा एक अच्छा सा श्लोक बढ़िया सा तैयार रखो। जब वाइवा होता है, एमए में आप जाएंगे, वाइवा होगा, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेटा आपको एक श्लोक सुनाओ, देखो तो आपको शैली क्या है वर्णन करने की। तो आप निश्चित रूप से एक श्लोक को कॉपी पे उतारिए, उसको अच्छे से याद करिए, फिर दोबारा बिना देखे उसको लिखिए। लिख कर उसके बाद जब आप उसको बोलेंगी ना, तो आप बोल भी लेंगी, आपको याद भी रहेगा, और आपकी उच्चारण भी गलत नहीं आएगा। तो इस रूल को फॉलो करेंगी तो निश्चित रूप से आप बेहतर कर सकती हैं। अब इसमें है यतो यथा षट चरणों अभिवर्तति ततस्ततः प्रेरित वामलोचना। अब इसमें शकुंतला की, अगर कोई हमें कोई चीज परेशान कर रहा है, हमारे आंखों के करीब आ रहा है, तो निश्चित रूप से हम अपने आंखों को इधर उधर घुमाएंगे, ऐसा नहीं स्टेचू की तरह खड़े रहेंगे और वो हमें काट के चला जाएगा। तो वो शकुंतला भी जैसे कि षट चरण यानी 6 पैरों वाला भौरा, जैसे जैसे वो चल रहा है, वैसे वैसे वो आंखों को घुमा रही है, ऐसे ऐसे आंखें उसकी घूम रही है। तो वो आंखें घूम रही है, तो उसकी एक अदाएं हैं, तो बहुत सुंदर लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। विवर्तित भ्रू मतलब भौहों को वो सिकोड़ रही है, अपनी आईब्रो को सिकोड़ रही है, वो कहीं काट ना ले, इस तरह से। तो वो उसका जो इस प्रकार का वर्णन है, वो राजा कह रहे हैं कि जैसे लग रहा है कि एकदम
वो कोई कटाक्ष की शिक्षा दे रही हो, यानी कि अपना भाव भाव एक काम को प्रकट कर रही हो। तो उसको राजा जिस रूप में देखना चाहते हैं, उन्हें उसे वो उस रूप में दिख रही है। इसी तरह चला पांगा दृष्टि निष्प्रचति बहुशो वेपुतमती रहस्याख्याये स्वनसी मृदु कणान्ति कचरः करो व्याधिन वत्या विपसी रति सर्वस्वम अधरम वयम तत्वान्वेषान मधुर मधुर कर यथातास्त्वम खलु कृति। अब इसमें क्या है श्लोक में कि राजा कह रहे हैं कि उसकी जो नजर है, यानी कि जैसे जैसे भौरा देख रहा है, दृष्टि विकसती, वैसे वैसे वो अपनी आंखों को घुमा रही है, अपने सौंदर्य को दिखा रही है। इसके साथ ही आप एक चीज और नोटिस कीजिएगा कि जो कि आश्रम का वर्णन है, तो उसमें भवरे और तितलियां, हिरण, इन सब का भी वर्णन किया गया है। तो वो सब एकदम फैमिलियर रह रहे हैं, मतलब एकदम घरेलू टाइप के। तो उस चीज का भी यहाँ पर एक वर्णन दिखता है। अब मधुकर है, वो क्या कर रहा है, चला पांगा यानी कि चंचल आंखों वाली, ये चंचल नहीं, तो चंचल क्यों है, क्योंकि वो स्थिर नहीं रह पा रहा है, क्योंकि वो घोड़ा घूम रहा है, उसे डर लगा कहीं काट न ले। अगर आपके आसपास ही जो बर्रा होते हैं, ततैया जिसको कहते हैं, वो आपके आसपास घूमेगा, तो क्या आप एक स्टैचू की तरह रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। आपको इधर उधर आंख घुमानी पड़ेगी, आपको अपने बचाव करेंगे, अपने हाथों का प्रयोग करेंगी। तो इस तरह शकुंतला भी कर रही है, वो चंचल नेत्रों वाली। और बेपथुमति दृष्टि मतलब नेत्रों को बार बार कांपते हुए नेत्र हैं और बार बार उसको एकदम डर सी रही है। तो ऐसे नेत्रों का वह स्पर्श कर रहा है, क्योंकि काट नहीं रहा है, वो बस टच कर रहा है, वहां तक पहुंच जा रहा है, टच करके चला जा रहा है। रहस्य की बात कहने वाले, मतलब रहस्य आख्यायी इव कर्णांति कचरा। कानों में अगर कोई बात कहनी होती तो बहुत बहुत आत्मीय होता, वही तो कान में कह पाएगा। आपकी बहुत अच्छी सहेली होगी, वही कान में कह पाएगी, या आपके बहुत अच्छे कोई फ्रेंड होगा, या अपने आपके जानने वाले कोई आत्मीय होंगे, वही कान में कह, कोई अपरिचित थोड़ी आके कान में कह देगा। तो कह रहे कि रहस्य की बात करने वाले के तुल्य कान में जाकर गुंजार कर रहा है, मतलब जैसे लग रहा कि कानों में कान भी स्पर्श कर लिया। और वो हाथों को हिला रही है, क्योंकि वो अपने फेस को हर कोई बचाना चाहता है, तो अपने हाथ को हिला रही है, अवॉइड कर रही है। तो इस संबंध में कर्ण व्याधुपत्या, हाथों की हिलाती हुई शकुंतला के रति सर्वस्व अधरम, रति सर्वस्व यानी कि प्रेम का मूल रूप अधर का स्पर्श कर रहा है, मतलब होंठों को भी स्पर्श कर रहा है, क्योंकि वो आंख पे जा रहा है, फिर कान में जा रहा है, फिर होंठ को स्पर्श कर रहा है। तो राजा कह रहे कि मैं तो ऐसे ही रह गया, अनुसंधान यानी कि खोज में ही रह गए कि करें कौन होगी, क्षत्रिय होगी, नहीं होगी, ब्राह्मण होगी, तो वो इसमें ही रह गए। और उस भौरे ने अपना शकुंतला के कितने करीब पहुंच गया। तो ये श्लोक भी बहुत अच्छा है। इसमें भी उपमा अलंकार है, समासोक्ति है, शिखरणी छंद है। ये सब आपको व्याकरण टिप्पणी के रूप में लिखना होता है। जैसे आप कोई भी श्लोक की व्याख्या कीजिए, उसके बाद उसको बताइए, एक्सप्लेन कीजिए। पहले तो एकदम टोटली टू द पॉइंट अर्थ लिखना होता है, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करना होता है। पहली लाइन लेके एक्सप्लेन कीजिए, दूसरी लाइन लेके एक्सप्लेन कीजिए, ऐसे तीसरी चौथी एक्सप्लेन करने के बाद उसको सार बताइए। ये सब आपको मुश्किल से 5-6 लाइनों में कंप्लीट करनी होती है, बहुत बड़ा नहीं लिखा जाता है। उसके बाद आप लिखिए, पाद टिप्पणी लिखिए या विशेष लिखिए, और आपको थोड़ी सी टिप्पणी में ये देना होता है कि आप छंद बताइए, अलंकार बताइए, रस बताइए, कुछ नई चीज आपको अगर नजर आ रहा है तो वो आप नोट करके इसको कोट कर सकती है। तो इस तरह से श्लोकों की व्याख्या की जाती है। नेक्स्ट है 25वां, जिसमें बहुत ही इस श्लोक का उतना महत्व नहीं है, बस इसका इस रूप में शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में कि जो राजा दुष्यंत हैं वो पुरु वंश के हैं, और उनका जो राजा का जो व्यवहार है वो प्रजा के प्रति बहुत अच्छा है, मतलब सब लोग बहुत सुखी हैं, ऐसा कि कई बार श्लोक में बताया जा चुका है। इसके बताने का तात्पर्य यही है कि दुष्यंत का बहुत ही बढ़िया कैरेक्टर है एज अ किंग। तो ये चीज ध्यान रखने वाली बात है। जो नाटक होता है उसमें समय समय पर नायक नायिका का कैरेक्टर को पारित किया जाता है, मतलब उसको एकदम ओपन करके उसका कैरेक्टर को बहुत अच्छा बताया जाता है। तो हम उस चीज को नोट करते जाते हैं, तो जब कैरेक्टर स्केच आता है तो करने में दिक्कत नहीं आती है। कह पूर्वे वसुमती शासती शासितरी दुर्विनीताम अयम आचरत्य विनयम मुग्धासु तपस्वी कन्या। अब तपस्वी कन्या है, तो उनके साथ कोई अशिष्टता हो रहा है, तो क्योंकि वो जो है वो लोग कहती हैं कि ऐसा न हो कि कोई आ जाए या कोई हमें बचा ले, तो वो कहती है कि दुष्यंत को ही बुला लो, उसे क्यों नहीं बुला पा रही हो। शकुंतला से कहती है प्रियंवदा।
एक चीज मैं और बताना चाहूंगी, नाटक में कई तरीके के वाक्य होते हैं, जिससे बोलते हैं, जब प्रकाशम लिखते हैं, प्रकाशम यानी कि वो चीज सामने आके कोई बोलता है, और अगर लिखते हैं स्वगत, स्वगत लिखा है तो इसका मतलब वो अपने मन में कह रहा है, तो उसका ऐसी ध्वनि जिसे दर्शक जिसे सुन तो सके पर वो बात सुनाने योग्य हो, लेकिन स्वगत कह के वो अपने आप को कह रही है कि वो पता नहीं कैसा हो रहा हो। फिर प्रकाश यानी कि मैं सबसे कह रही हूँ। तो कई ऐसे नाटकीय पारिभाषिक शब्द हैं जिनको जानना भी जरूरी होता है, कि आप उसको अगर नहीं जानेंगी तो फिर आपको नहीं पता चलेगा कि इसमें क्या बताया गया और किस रूप में बताया गया। इसके बाद का दिख नहीं रहा है, मैं सोच रही थी शायद उसके आगे का। आप लोग पुस्तक भी खरीदने की कोशिश कीजिए। जैसे कि इसमें दिया हुआ है, कोई भी बात अगर मन ही मन गुनगुना कर कही जाती है तो उसको स्वगत कहते हैं। ये साफ साफ लिखा हुआ है इसमें, आप लोग देखिए, मैं बड़ा कर रही हूँ इसे। देखिए जहां पर मैं कर्सर ले जा रही हूँ वहां देखिए, अपने वह बात जो मन ही मन कोई पात्र गुनगुना कर कह रहा हो उसे स्वगत कहते हैं। और स्वगत का क्या लक्षण होता है? अश्राव्यम खलु यद वस्तु तदीह स्वगतम मतम, यानी कि कोई भी बात अगर वो अपने मन में गुनगुना के, यानी कि अपने दिल की बात, जैसे राजा अपने मन में सोच रहे हैं कि ये कैसी होगी, यह क्षत्रिय कन्या होगी कि ब्राह्मण कन्या होगी इत्यादि, या सोच रहे हैं कि मैं ही इसको चाह रहा हूँ कि ये भी मुझे चाह रही है, तो ये सब बातें प्रकट नहीं है, वो कैसी हैं? स्वगत है, वो सेल्फ कही जा रही है। तो स्वगत जब ध्वनि बोली जाती है तो उसे दर्शक सुन तो सके, क्योंकि स्वगत कहने से वो दर्शक अनुमान कर लेंगे कि भी उसको शकुंतला और प्रियंबदा नहीं सुन पाएंगे, केवल राजा खुद कह रहे हैं। और जो बातें सुनाने लायक हो तो प्रकाशम लिख देते हैं, और प्रकाशम यानी कि अब वो सुन सकते हैं। इसी तरह अपवारित एक शब्द होता है। अपवारित मतलब अगर मैं प्राची से कोई चीज कहना चाह रही हूँ और शशि से नहीं कहना चाह रही हूँ, तो मैं प्राची की तरफ फेस करके और हाथों से शशि की तरफ कवर कर लूंगी, और मैं ये बात कहूंगी कि ऐसी ऐसी बातें हैं। शायद आपको स्क्रीन में भी दिख रहा हो जैसे मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है? तो उसको बोलते हैं अपवारित, यानी कि मैं एक को बताना है दूसरे को नहीं बताना है। दो वहां पर है तो मैं यहाँ प्राची को बता रही हूँ बट शशि को नहीं बता रही हूँ। इसी तरह ईशा को बताना चाह रही हूँ पर प्राची को नहीं बताना चाह रही हूँ। तो इस तरह को उसको शब्द को कहते हैं अपवारित। तो जब आप पूरा नाटक अच्छे से पढ़ेंगे तो ये कई शब्द आपको मिलेंगे, तो उसको आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अपवारित, स्वगत, प्रकाशम, ये सब चीजें इसलिए की जाती है कि नाटक तो दोनों रूप में है ना, एक पढ़ने के लिए भी हो, दृश्य भी है और श्रव्य भी है। दृश्य भी यानी कि उसका मंचन देख सकते हैं, श्रव्य यानी कि स्टोरी को सुन सकते हैं। तो जब सुनेंगे तो कोई आपको कहेगा प्रकाशम, इसका मतलब कि वो प्रकट करके बात कह रहा है, तो दर्शक खुद अनुमान कर लेगा। और दृश्य में तो सब कुछ दिख ही रहा है। तो इतनी चीज समझ में आई सभी को? इसमें ठीक है। तो आज हमने नाटकों का व्याकरणिक टिप्पणी, मतलब नाटक का प्रयोग कैसा हो, उसकी भाषा कैसी, इन सब चीजों को जाना।